स्वागत है आप सभी का वरदान बेश में नहीं रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज में। थंबनेल हमारी टीम ने आज वरदान बेश का लगा दिया है, लेकिन हम लोग इस वाली सीरीज में पीवाईक्यू सीरीज पढ़ मतलब पीवाईक्यू सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं और पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 22 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 23 की आज की क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे और कल संडे था, कल हम सभी ने मिलकर भारतीय संविधान को पढ़ा और आज की क्लास में 4 से 5 प्रश्न आप सभी को भारतीय संविधान से भी देखने को मिलेंगे। चलिएगा, मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा, तो कुछ शायद आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए उन सवालों के माध्यम से। चलिएगा, बिगर किसी देरी से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 23 के। और ये जो पेपर होने वाला है, मैं ये भी आप लोगों को जानकारी दूंगा, ये जो पेपर होने वाला है ये 13, 1 और 2 जो 2021 का, और ये आप सभी के एनटीपीसी में, मैंने पहले भी कहा कि एनटीपीसी के लिए हम लोग सीरीज चला रहे हैं। इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने को मिला था उसी शिफ्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन है। जो जीएस वाला पोर्शन रहा उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अब आप लोग मेरे साथ अभी पढ़ने वाले हैं। चलिएगा, बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे और आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। जो पहला प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिलेगा, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रायल सड़क का निर्माण किया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले इसको शुरुआत किया गया था, ये जो सड़क बनाने का जो कार्य था, ये जो सबसे पहले प्रारंभ किया गया था मौर्य काल में, और मौर्य काल में इसका नाम उत्तरापद रखा गया था। भारत के इतिहास संबंधित जो सैटरडे को क्लास लिया था मैंने उसको बताया था, सबसे पहले इस सड़क का निर्माण मौर्य काल में प्रारंभ हुआ था और मौर्य काल में इसे उत्तरापद कहा गया। फिर ये सड़क का निर्माण पुनः जो प्रारंभ हुआ वो मुगल डायनेस्टी में प्रारंभ हुआ, मुगल काल में हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन मुगल काल में इस सड़क को सड़क-ए-आजम के नाम से जाना गया। बाद में जब भारत में 1540 के अंतर्गत पहली बार सूरी डायनेस्टीज एंड सेकेंड अफगान डायनेस्टी इन इंडिया में हम लोगों को देखने को मिला, उसी वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी देखने को मिला। इसी शेर शाह सूरी ने बांग्लादेश, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इसके सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक शेर शाह सूरी मार्ग का निर्माण किया। लेकिन बाद में 1836 से लगाकर 1842 तक एक गवर्नर जनरल आए जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड ने बाद में क्या किया, इसी शेर शाह सूरी मार्ग को बाद में उस व्यक्ति ने जीटी रोड कर दिया गया, यानी ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया गया। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस सवाल का जो राइट हम लोगों को आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे हम सभी, यानी शेर शाह सूरी ने सोनार गांव, ये सोनार गांव था एक्चुअली, यहां पर घाटी किया गया है। और ये जो सड़क गई थी ये हम लोगों को पाकिस्तान के पेशावर तक हम लोगों को ये सड़क जाती हुई देखने को मिलेगी। चलिएगा, मैं आशा करूंगा कि आप सभी को समझ में आया होगा। देखो, सबसे पहले याद करना है जो हम लोगों के और जो आप लोगों के लिए काम की बात है, इस सड़क का निर्माण कौन से सबसे पहले कार्य प्रारंभ हुआ था? मौर्य काल में। क्या कहा गया? तो जवाब होगा उत्तरापद बोला गया। मुगल काल में इसको क्या गया? सड़क-ए-आजम नाम से जाना गया, लेकिन वो इतनी लंबी दूरी की सड़कें नहीं बनाई गई थी। लेकिन शेर शाह सूरी के समय काल में जो सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य किया गया था वो यही किया गया था। इसने सबसे बड़ी इस सड़क का निर्माण किया और इसके दोनों तटों पर 1200 सराय का निर्माण भी किया था। यह भी आप सभी को याद होना चाहिएगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा आज की क्लास में, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसमें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन। किसको जाना जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही सबसे पहले क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत हम लोगों को यहां पर इनके द्वारा दिया गया और हम लोगों को देखने को मिला। इसमें पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बिजली को डिस्कवर किया था और खासकर बल्ब को इनके द्वारा डिस्कवर यहां पर किया गया था। मैं बोर्ड पर आज ज्यादा नहीं लिखूंगा, ऐसे ही हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। जो भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं सभी काम की बात है, आप जरूर अपनी कॉपी में नोट जो कर लीजिएगा। चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जो सवाल नंबर 3 हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 3 इस प्रकार से है। इसी शिफ्ट का जो सवाल था
भारत के उस स्थान का नाम बताइए, 0 माइलस्टोन देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति मिली। बताइए वह 0 मील पत्थर कहां पर है, ये कहां से प्राप्त हुआ? तो ये हम लोगों को प्राप्त हुआ था नागपुर से। कहां से प्राप्त हुआ था? नागपुर से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में ये जो पैनल है ये सही तरीके से काम करेगा अब, क्योंकि इसको सेटिंग की आवश्यकता लगती है, ये सेटिंग कर दी गई इसकी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4 हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AINT बेल ये लेबोरेटरीज में ब्यूने यहां पर स्टार्टअप द्वारा किया गया के दशक में प्रारंभ हुआ था। ये कब से प्रारंभ हुआ था? आप सभी जानते हैं सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, 1980 में इसको बिल्डअप किया गया था। तो इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जैसे हम लोग बात करेंगे लोगो, हम बात करेंगे बेसिक, हम लोग बात करेंगे जावा की, या हम लोग बात करेंगे C++ की, ये सभी प्रोग्रामिंग भाषा हम लोगों को देखने को मिलेगी। इन प्रोग्रामिंग भाषा में सबसे पहले हम लोगों को लोगो भाषा देखने को मिली। वही लोगो भाषा बच्चों को समझाने में सबसे पहले प्रयोग में ली जाने वाली भाषा बनी। इसके बाद हम लोगों को बेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा देखने को मिली। वही बेसिक भाषा सबसे पहले व्यवसाय में जो काम में ली गई भाषा थी, वो बेसिक ही भाषा थी जो सबसे पहले व्यवसाय में काम में ली गई थी। लेकिन जो बच्चों को सबसे पहले समझाने में जिस भाषा का प्रयोग किया, वो कौन सी भाषा हुआ करती थी? वो भाषा हुआ करती थी, यकीनन आप मान के चलिएगा, लोगो। लोगो बिल्कुल सही सुना, लोगो वो भाषा थी जो सबसे पहले बच्चों को समझाने में जिस भाषा का प्रयोग किया वो थी लोगो प्रोग्रामिंग भाषा। उसके बाद बेसिक जो भाषा बनी वो व्यवसाय में काम में लिया गया, और ये C++ को जो डिस्कवर कर लिया गया था 1980 के दशक में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो यहां पर ए रहेगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 5 जो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, भारत में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? किस वर्ष यहां पर किया था? अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष यहां पर भारत ने किया था? पहला भारत ने कब किया था? पहला भारत ने सबसे पहले कब किया था? आप सभी को याद होना चाहिएगा, 18 मई। और 1974 को भारत ने पोखरण में ही अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। लेकिन भारत ने जो अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया ये 1998 में किया। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। और इन्होंने 11 और 13 मई में 2 बार परमाणु परीक्षण किया था, वो भी राजस्थान के जो पोखरण में। तो 1998 द्वितीय वर्ष जो था, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? वह प्रछाया कहलाता है। क्या कहलाता है? वह प्रछाया। आप लोगों ने ऑफलाइन क्लासों में बहुत बार जरूर सर ने आपको फिजिक्स जो पढ़ाया होगा उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रछाया, ठीक है। यही सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 7 आप सभी को जो देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यानी हम लोगों को स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं कि गुजरात में हम लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 8 आप सभी को याद होगा, बेहद सरल और सुंदर सुशील सा सवाल है। थियोफेस्टस को निम्नलिखित में किसका जनक माना जाता है? रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, या इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे हम सभी, ठीक है। ये कुछ ऐसे शिफ्ट में सवाल देखने को मिलेंगे जो बेहद सरल, इन पर चर्चा हम लोग अभी नहीं करें तो बढ़िया है। चलेगा आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? मतलब सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो किस महाद्वीप में हम लोगों को देखने को मिलेंगे? हम लोग देखेंगे लगभग 140 करोड़ के लगभग में जो जनसंख्या है वो हमें भारत की देखने को मिलेगी। 142 CR के लगभग हमें चाइना की यहां पर देखने को मिलेगी। तो भारत
चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया, लगभग 28 करोड़ के आसपास इंडोनेशिया मुस्लिम रहते हैं, सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि विश्व में यदि 7 महाद्वीप है तो इनमें जो सर्वाधिक, जो विश्व की 60% जनसंख्या है, इस आंकड़े को नोट कर लीजिएगा, विश्व की 60% जो जनसंख्या है वो भारत में, सॉरी भारत में नहीं, इसी हम लोगों को एशिया महाद्वीप में देखने को मिलेगी। और इसी महाद्वीप में हमें विश्व का 30% क्षेत्रफल भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। यदि हम लोग बात करेंगे इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में, यानी महाद्वीपों के बारे में, यानी क्षेत्रफल के जो दृष्टिकोण से देख लिया जाए, तो सबसे पहले हम लोगों को एशिया महाद्वीप देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा, हमें नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, 3rd नंबर पर नॉर्थ देखने को मिलेगा, 4th पे साउथ देखने को मिलेगा, 5 पर हम लोगों को अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, 6 पर हम लोगों को यूरोप, और 7 पर हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है, वो देखने को मिलेगा। तो इस क्षेत्रफल के अनुसार भी आप सभी को याद होना चाहिएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे 6ठे नंबर पर जो देखने को मिलेगा वो यूरोप कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, 5वें नंबर पर हम लोगों को अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे। कल पॉलिटी की क्लास लिया था, बोलो हाँ ना, उससे भी सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। और यहां पर सवाल इस प्रकार से है, रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को संभालने और प्रतिबंधित जो करने उपयोग की जाने वाली एक साधारण केरी भाषा है, तो ये कौन सी भाषा देखने को मिली? एसक्यूएल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। कौन सी एसक्यूएल लैंग्वेज हम लोगों को देखने को मिलेगी? ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, नीति आयोग का जो ये गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग के स्थान को समाप्त करके के स्थान पर किया गया, यानी किस डेट को योजना आयोग बनाया गया था? 2 अप्रैल को बनाया गया था, या फिर 1 फरवरी को, या 1 जनवरी को, या 2 मार्च को बनाया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी और 2015 को जो योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की पेशकश यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा की गई थी। सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, और इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो प्रधानमंत्री ही चुने जाते हैं। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ये जो योजना आयोग बनाया गया था, इसके वर्तमान में सीईओ और उपाध्यक्ष हम लोगों को कौन देखने को मिलते हैं? ठीक है, चलेगा। सवाल नंबर 12 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 12, भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य के संबंधित देखने को मिलेंगे? भूपेन हजारिका पुल 9.15 मीटर लोहित नदी पर बांध भी बनाया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक यानी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी आप सभी को याद होना चाहिएगा। इन्हें 2019 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। और ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करेंगे? तो ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर तरफ जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त करने वाली पहली भारतीय महिला का आप लोगों को नाम बताना है। पहली भारतीय महिला कौन यहाँ पर देखने को मिलती हैं? हरप्रीत कौर यहाँ पर देखने को मिली, जीएस लक्ष्मी, मिताली राज, या झूलन निश्चित गोस्वामी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जीएस लक्ष्मी पहली भारत की तरफ से मैच रेफरी जो नियुक्त करने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ पर नियुक्त की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं कहानी में। और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 14, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? अब देखो, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर हम लोगों को देखने को मिलेंगे लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड वेवेल देखने को मिलेंगे। अच्छा, भारत के जो हमें सबसे पहले यहां पर कौन देखने को मिलेंगे? बंगाल का जो गवर्नर जो हुआ करता था वो वारेन हेस्टिंग हुआ करता था। जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब भारत में पेश किया गया, तो बंगाली गवर्नर जनरल को उसके माध्यम से जो गवर्नर था यानी लॉर्ड जो भारत में वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का केवल गवर्नर था। जब भारत में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया गया ब्रिटिश की तरफ से, तो उस एक्ट के माध्यम से बंगाली गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल देखने को मिला वो वारेन हेस्टिंग देखने को मिला। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि भारत में हमें
चार्टर एक्ट 1833 जो देखने को मिला, और चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेटिंग देखने को मिलेगा। फिर भारत शासन एक्ट 1818, भारत शासन एक्ट 1858 प्रस्तुत किया गया। उसी एक्ट के माध्यम से हम लोग जो देखेंगे भारत का पहला वायसराय लॉर्ड केनिन को नियुक्त किया गया। ये भी आप सभी को याद होना चाहिएगा। और स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहली भारतीय गवर्नर जनरल बने वो श्री राजगोपालाचारी जी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 15 की ओर रुख करेंगे, और सवाल नंबर 15 है पदार्थ की प्रकृति संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 की तरफ जाएंगे, और 2017 में आप सभी जानते हैं ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था गंगा ग्राम परियोजना। और गंगा ग्राम परियोजना जो है ये जो मॉडल था ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा मामले के खेल मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय। तो हम देखने को मिलेंगे पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सी होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 17 की ओर रुख करेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल डालूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप लोगों को आता है या नहीं आता। कल ही हम लोगों ने भारतीय संविधान संबंधित जो वरदान वेश को कंप्लीट किया है, क्लास नहीं पढ़ा है तो जाके देखो। चलो सवाल देखने को मिलेगा, भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा किसी ने जो है कमेंट भी किया था कि यदि लोकसभा यदि भंग पड़ी रहे तो प्रधानमंत्री फिर किसकी सिफारिश पर भारत में अब जो आपातकाल की घोषणा करेगा। ठीक है, तो वो जो भी है वो मैंने नंबर वहां पर दे के रखे हैं, मैं उन्हें डिटेल में समझा दूंगा अगर वो मैसेज करते हैं दोबारा, जिसने भी कमेंट किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है, ये गलत होगा। हमने कहा था मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं, अपने विवेक पर, तो जवाब होगा नहीं। जब तक कर सकता है जब तक ऐसी घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में, यहां पर शब्द का प्रयोग है लिखित रूप में जो है यहां पर सुसूचित किया गया हो। यही ऑप्शन बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टोरी समझाया था 1974 या 75 में भारत में, जब भारत में पहली बार आपातकाल लगा था, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक फोन पर कहा था माननीय राष्ट्रपति को भारत में आपातकाल घोषणा कर दी जाए। उसी वक्त भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कोई लिखित विखित नहीं था, फोन पे बात हो रही थी। सर फोन उठाया, चलो भारत में आपातकाल घोषणा कर दो, चलो हो गया, ये आपातकाल लग गया। इसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर बिल्कुल मंत्रिपरिषद, अब ये बिल्कुल पूरी, जब तक लिखित आदेश ना आ जाए, और ये लिखित परामर्श था, ये लिखित कब भारत में पहली बार जनता पार्टी की सरकार आती है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत में बनते हैं। 1977 में भारत में जनता पार्टी की सरकार आती है। जनता पार्टी की सरकार संविधान में संशोधन करती है, और संविधान में संशोधन करके भारत में 44वां संविधान संशोधन 1970 प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से यदि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ही भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिए, लिखित रूप से चाहिए भाई, वरना ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद भी सवाल यही देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत, देखो जहां पर मनोनीत आ जाए वहां पर काट दिया, केवल निर्वाचित सदस्य यहां पर भाग लेंगे। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आप लोग ये मान के चलिएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित मेंबर जो होते हैं, वही इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। वही इसकी पूरी प्रक्रिया में भाग लेते हुए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है भारत के चुनाव, भारत राष्ट्रपति के चुनाव के पद में उम्मीदवार के नामांकन को कम से कम सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। मैंने बताया था 50 का प्रस्तावक और 50 का अनुमोदक यहां पर होना चाहिए, और खासकर इसमें से 4 प्रकार जो थे वो इसी पेपर की शिफ्ट में हम लोगों को यहां पर देखने को मिले थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब ये कौन सा जो कथन है वो हम लोगों को गलत देखने को मिलेगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते, कोई मनोनीत आ गया
तो मान के चलेगा ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। यह बात बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की परिकल्पना करता है, ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे केवल ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल गलत आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 9 पर सवाल नंबर 10, ये सभी संविधान से संबंधित प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश को नहीं दे सकते, केवल भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं, इसलिए सवाल गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप में संसद किसी भी सदन में 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, नहीं 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, इस बिहाफ पर यह भी गलत होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की बिल्कुल ये सभी जितने में भाग लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे केवल ये थर्ड वाला ही सही यहां पर तो हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल देखने को मिलेंगे। मैंने कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बल का प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है, बिल्कुल इनके द्वारा एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती नहीं, बल्कि महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं, याद करिएगा, जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यहां पर घोषित कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल यह आर्टिकल 280 के तहत 5 साल तक एक व्यक्ति को वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के मतलब पद पर बिठाते हैं, यानी नियुक्ति करते हैं। तो संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती नहीं, बल्कि यह शक्ति महामहिम राष्ट्रपति को दी गई। वो किसी भी क्षेत्र को, महामहिम राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यहां पर घोषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो इस सवाल का सही ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। बाकी तो कल हम लोग पढ़ ही चुके हैं और इसके बाद में हम लोगों को देखने को मिलेगा 2018 में। अब आते हैं सवालों पर फिर से पेपर में, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सवाल लेकर आऊंगा। 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल के शेफ द मिशन थे, ये कौन थे? तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 18 हमें देखने को मिलेगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। कोलिन मैकेंजी। कौन थे? कोलिन मैकेंजी को सबसे पहले यहां पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलो जो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे। बेहद सरल सवाल है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जहां पर स्थित है, आप सभी का होमवर्क में है, आप सभी को इस सवाल का मुझे जवाब देना है। ठीक है, आप सभी को सवाल ये बताना है कि इस विक्रम साराभाई जो हमें अंतरिक्ष केंद्र देखने को मिलेगा, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना हुई और कहां पर इसका हेडक्वार्टर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 22 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, और सवाल नंबर 22 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महानसर। इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। किसके द्वारा? लुईस ममफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? लुईस ममफोर्ड के द्वारा लोकप्रिय यहां पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 24 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 24 इस प्रकार से हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था, यानी हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी ने, उन्होंने 31 दिसंबर 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में उस समय की जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इसकी जो अध्यक्षता की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता द्वारा किया गया था जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा। इन्होंने भारत में यहाँ पर पहली बार पुण्य स्वराज की मांग की और पुण्य स्वराज की मांग को लेकर 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया और भारत को पूर्ण रूप से आजादी या आप लोगों के आजादी की घोषणा कर दी गई। तो ये 1930 में कर दी गई थी घोषणा। कब? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो ये उस समय जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष, आप सभी से सवाल पूछा है
तो जवाहरलाल नेहरू उस समय कौन हुआ करते थे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हुआ करते थे। वीडी सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ये नहीं हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 35 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 25 जो हम लोगों को यहाँ 35 नहीं 25 है, ये सवाल नंबर 25 देखने को मिलेगा। आधार कार्ड एक 12 अंकी विशिष्ट संख्या है जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनिक या आप लोगों के आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलेगा सवाल नंबर 26 की तरफ रुख करेंगे और सवाल नंबर 26 जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा और सवाल नंबर 26 इस प्रकार से, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने के लिए सबसे युवा अर्थशास्त्री कौन थे? सबसे युवा अर्थशास्त्री केन राज हुआ करते थे, स्वर्ण सिंह, पीसी महालनोबिस। पीसी देख, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 योजना का मसौदा तैयार करने के लिए शामिल युवा तो ये हुआ करते थे पीसी महालनोबिस। कौन हुआ करते थे? पीसी महालनोबिस यहां पर हुआ करते। तो अब पंचवर्षीय योजना को मैंने पहले भी पढ़ाया है, ठीक है, तो अब मैं आशा करूंगा कि आप सभी को वो याद होगी। तो अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, तो आप सभी जानते हैं कि सरदार स्वर्ण की समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन और 1976 को 11वां मूल कर्तव्य हम लोगों ने भारतीय संविधान में जोड़ा था, ठीक है, और इन्हीं के बोलने पर, ठीक है, और इन्हीं की सिफारिश पर मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे भारतीय संविधान के भाग 4A में, ठीक है। चलो सवाल नंबर 27 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 27 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? ये किससे संबंधित थे? फोटोवोल्टेज प्रभाव, तो ये सिद्धांत और ऊर्जा प्रणाली यही होगा ऑप्शन फोटोवोल्टेज प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम मान के चलते बहुत जल्दी हम लोगों ने आज क्लास को समाप्त किया, ठीक है, केवल हम लोगों ने बातें किया, यहाँ पर चर्चा किया सवालों की। सवाल नंबर 28 देखने को मिलेगा, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में मिलाया था? किसने जो मिलाया था? वारेन हेस्टिंग्स। आप बताइए 1856 में क्या वारेन हेस्टिंग्स से यहाँ पर आया था? बताओ, ये तो नहीं आएगा। करजन 1905 में था, तो ये भी नहीं आएगा। वेलेजली, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। लॉर्ड डलहौजी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, हम लोगों को देखने को मिलेगा। 1856 में सबसे पहले अवध को यहाँ पर सहायक संधि के द्वारा इसमें मिला लिया गया था। तो सॉरी, सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले हैदराबाद को मिलाया था, ठीक है। सवाल नंबर 29 देखने को मिलेगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब देखने को मिली? यानी इसी स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ करता था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अंतिम क्वेश्चन है, ये भी भारत के इतिहास संबंधित है, तो उसी शिफ्ट का सवाल था जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां पर अशोक के शिलालेख स्थित है? सन्नति, शिशुपालगढ़, गिरनार या कलसी? आप सभी को इस सवाल का मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। आप सभी मेरे साथ आज की क्लास में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि 13 कौन सी शिफ्ट का 13, 1 और 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें लगभग शामिल किए गए थे, ठीक है। जो सवाल बेहद सरल थे, मतलब उन्हें करने की भी आवश्यकता नहीं, उन सवालों को मैंने इस पेपर में नहीं लिया था। ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे, तो उनकी कोई जरूरत भी नहीं थी। जो रिलेट करेंगे सवाल अच्छे लेवल के, तो उन वाले सारे सवालों को इस क्लास में लिए गए। आप सभी मेरे साथ जुड़े आज की क्लास में, आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।